नमस्कार, मैं मुदिता बंसल टीसीएस आईऑन डायरेक्ट एकेडमी चैनल की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ इस शो में जिसका नाम है एसिंग द फील्ड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द पल्टा मैकगिलिगन वे। 8 मार्च पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पे मनाया जाता है। बात हो घर में माँ, बहन, बेटी या पत्नी की, या फिर ऑफिस में बड़े पदों को संभाल रही महिलाओं की, हर जगह महिलाओं का योगदान अनुकरणीय है। इसलिए टीसीएस आईऑन डायरेक्ट एकेडमी चैनल विमेन्स वीक सेलिब्रेट कर रहा है, जिसमें आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी जिंदगी को कुछ इस प्रकार संवारा है जिससे कई जिंदगियां संवर गईं और आज वे हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन हैं। ज्यादा समय न लेते हुए मैं बता दूं कि आज हमारी स्पेशल गेस्ट हैं पद्मश्री डॉक्टर जनक पल्टा मैकगिलिगन, जिन्हें हम सभी प्यार से जनक दीदी बुलाते हैं। इस खास शो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको जनक दीदी के बारे में कुछ बता दूं। डॉक्टर जनक पल्टा मैकगिलिगन एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वे इंदौर जिले में सनावदीय गांव में स्थित जिम्मी मैकगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संस्थापिका व निदेशिका हैं, जो कि एक गैर सरकारी संगठन है। वे ग्रामीण महिलाओं के बार्ली विकास संस्थान के पूर्व निदेशक भी हैं। स्त्री पुरुष की समानता का भाव उजागर करना और महिला सशक्तिकरण करना उनके जीवन का लक्ष्य है। इन्होंने जीरो वेस्ट हाउस होल्ड और घर घर में सोलर कुकर पहुंचाने और बनाने में बहुत काम किया है। डॉक्टर जनक पल्टा मैकगिलिगन का जन्म एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उन्होंने एमए इन इंग्लिश लिटरेचर एंड एमए इन पॉलिटिकल साइंस करके फिर पॉलिटिकल साइंस में एमफिल की और फिर जनजातीय और ग्रामीण महिलाओं के प्रशिक्षण के माध्यम से अक्षय विकास यानी सोलर पावर में पीएचडी की। उन्होंने 26 वर्षों तक बार्ली ग्रामीण महिला विकास संस्थान के निदेशक के रूप में सेवा दी और अब वे इस बार्ली संस्थान के निदेशक मंडल की संस्थापक निदेशक हैं। सम्मानों और पुरस्कारों की बात करें तो जनक दीदी को वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उन्हें उत्कृष्ट महिला सामाजिक कार्यकर्ता पुरस्कार, राष्ट्रीय अंबेडकर साहित्य सम्मान और ग्रामीण एवं जनजातीय महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला। मध्य प्रदेश सरकार ने जनक दीदी को राजमाता विजयराजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार और मध्य प्रदेश गौरव पुरस्कार से नवाजा है। इसी के साथ उन्हें महिला समाज सेवी सम्मान, जनजातीय महिला सेवा पुरस्कार, मेनन साक्षरता पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जा चुका है। जनक दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। तो शुरुआत करते हैं जनक दीदी। सबसे पहले तो हम आपके बचपन के दिनों के बारे में जानना चाहते हैं। आपकी पढ़ाई क्या रही, क्या समय था, कुछ चैलेंजेस जरूर रहे होंगे, थोड़ा बताएं हमारी ऑडियंस को प्लीज। आप सभी का धन्यवाद मुझे यहाँ आज इस चर्चा में अपनी बात आपके साथ शेयर करने के लिए। तो मेरा बचपन, मेरा जन्म पंजाब में जालंधर एक बहुत मशहूर शहर है, वहाँ पर हुआ 16 फरवरी 1948 को। और जब तक मैं छोटी थी, मुझे जब तक ये नहीं पता था कि मेरा जन्मदिन या उसके बारे में, मेरी मदर, बीजी कहते हैं हम लोग, बीजी को कहते सुनती थी कि गांधी जी गए को 17 दिन हुए थे जब जनक पैदा हुए, 16 फरवरी 1948। तो मैंने ये शब्द इतना सुना अपने जीवन में। मेरे जीवन की सबसे जो एक ऐसी याददाश्त कि मेरे जन्मदिन को मेरी माँ गांधी जी के जाने की बात और मेरे आने की बात, और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो ये कहती है उनका बहुत असर है इसके ऊपर। तो मुझे तो पता नहीं। तो मेरे माता पिता दोनों
मुझे बेहद प्यार करते थे, क्योंकि मेरे पिताजी की पहली शादी से उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चों की, उस जमाने में जैसे अभी कोविड कोरोना चल रहा है, एक महामारी थी टीबी। तो टीबी से वो तीनों की डेथ हो गई थी। फिर मेरे फादर की ये सेकंड मैरिज थी मेरी मदर के साथ। तो मेरी मदर ने भी एक बच्चे को जन्म दिया, जो कि मतलब जन्म से पहले ही वो चला गया, मतलब बाहर, उसका जन्म से बाहर आया, जन्म लिया, तो he was a dead child। तो बहुत ही ज्यादा प्रेशियस मुझे समझते थे और बहुत प्यार करते थे। मेरे बीजी मुझे बताते थे, उनका नाम श्रीमती माया रानी पलटा और पिताजी का नाम श्री विशंबर दास पलटा, और पलटा परिवार गुरु नानक देव जी की बहन बीबी नानकी जी के वंशज से है। वो पलटा परिवार में ब्याही थी। तो मेरे बचपन में जो संस्कार थे उनमें हिंदू और गुरबानी दोनों का बहुत एक मतलब समझिए कि एक बड़ा मानवीय, एक सेकुलर धर्म निरपेक्ष और सर्व धर्म संभाव का वाला जो वातावरण था। तो ये लोग रोपड़ शिफ्ट हो गए, भाखड़ा डैम बनना था, इसलिए उनके ट्रांसपोर्ट ऑफ भाखड़ा पे काम करने थे, और रोपड़ बेस जगह थी, और वहां पर मेरा गवर्नमेंट स्कूल में मेरा दाखिला हुआ। मैंने, आपने मेरी बहुत सारी डिग्रीज की बात की है, डिग्रीज तो है लेकिन पढ़ने के लिए मैं सिर्फ हाई स्कूल तक गई गवर्नमेंट स्कूल में चंडीगढ़। उसके बाद मैं जीवन में कभी रेगुलर पढ़ने के लिए नहीं गई, मतलब कॉलेज का मुंह नहीं देखा, यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा, तब नहीं देखा जब पढ़ना था। अब उसके बाद तो पढ़ाया भी, लेक्चरर भी बने, और उसके बाद यहाँ पीएचडी मेरी एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट में थी, रूरल एंड ट्राइबल वुमेन ट्रेन्ड एज ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सोलर, डेफिनेटली सोलर कुकिंग उसका एक, सोलर एनर्जी उसका एक हिस्सा था। तो मैंने वहां से करीब 16वां साल था मेरा जब स्कूल पास किया। उसी टाइम अचानक मैं एक दिन बेहोश हो गई, पता चला मुझे, बड़े हॉस्पिटल में ले गए और पता चला कि मुझे ओपन हार्ट सर्जरी करवानी पड़ेगी। दैट वाज अ ह्यूज शॉक, फर्स्ट शॉक ऑफ माय लाइफ मेरे अपने लिए, कि मतलब पता नहीं था कि हार्ट की सर्जरी होती है या क्या होगा, क्योंकि उससे पहले कोई हार्ट की सर्जरी सक्सेसफुल हुई नहीं थी यहाँ, और ये भी डॉक्टर ने कहा था कि 6 महीने से ज्यादा इसकी लाइफ नहीं है। लेकिन अभी आज आप सबके साथ बैठी हूँ तो लगता है कि ईश्वर जब लाइफ देता है तो चैलेंजेस की बात आपने की है। तो लेकिन मेरी जिंदगी में मैंने किसी भी प्रॉब्लम को चैलेंज ना, बल्कि उसको एक अपॉर्चुनिटी और उससे सीख के लेसन और अपने आप को ज्यादा अच्छा करना, बेहतर बनाना। तो 1 साल अस्पताल रही, बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन मेरी सर्जरी ठीक हुई, और मैंने पहली सर्जरी सक्सेसफुल थी वो इंडिया की। और उसमें जिस टाइम डॉक्टर्स ने बोला, इससे पहले एक्चुअली किसी को एनेस्थीसिया देना नहीं आता था, 14 घंटे की सर्जरी थी। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर को, हमारे पड़ोसी थे, उनकी भांजी थी, उसको जाके पर्सनली मिले कि 7-8 महीने से बच्ची पड़ी है, उसका क्या फ्यूचर है, क्या हो रहा है, उसका क्या होगा। तो उन्होंने बताया रिसर्च कर रहे हैं, और फिर पता चला एनेस्थीसिस्ट उन्होंने कनाडा से बुलवाया मेरे लिए। तो एक बड़ी भारत की इतिहास था कि मुझे एनेस्थीसिया दिया, और डॉक्टरों को एनेस्थीसिया के लिए ट्रेनिंग मिली, और वहां फिर ये सक्सेस मेरे पीछे पीछे सक्सेस फॉलो करी। और उस दिन डॉक्टर ने मुझे कहा, देखो जरा जनक, आंखें खोलो, तुम्हारी सर्जरी हो गई, सक्सेस, यू हैव मेड द हिस्ट्री। मैंने कहा ईश्वर से बात कर ली, आपने नई जिंदगी दी है,
इसको केवल आपका थैंक यू करने को लगाऊंगी। तो वो एनेस्थीसिया की होश केवल शरीर की नहीं थी, वो मेरी आत्मा जागृत हुई, मेरे अंदर एक भावना जगी, एक संकल्प ईश्वर ने भाव दिया। तो वहां से शुरुआत होती है मेरे सारे जीवन का जो एक मोड़, जिसमें से मैं उसके बाद मुझे कभी भी हार्ट प्रॉब्लम नहीं हुई जिंदगी में। बहुत ही बढ़िया मैम, क्या इंस्पिरेशनल स्टोरी रही है आपकी। ऐसे लगता है कि खुद ही अपनी जिंदगी बना के जो आप आगे बढ़ रही हैं, वो ही आपका खुद का ही एक योगदान है अपनी खुद की जिंदगी बनाने में और सभी आसपास वालों की जिंदगी बनाने में। तो अब आपके प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं जो आपके हस्बैंड ने शुरुआत करी थी और अब आप उसे आगे लेकर इतने सालों से कार्य कर रही हैं, दूसरों को भी प्रेरित कर रही हैं। ये कैसे शुरू हुआ, ये कारवां कैसे शुरू हुआ? थोड़ा सा आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि हस्बैंड बहुत बाद में आए। मैंने जो ये ईश्वर से कहा कि मैं आपको धन्यवाद देने में जिंदगी लगाऊंगी, मैंने अपनी जिंदगी की एक खोज शुरू की कि ईश्वर कहाँ है, धन्यवाद कैसे करना है, मैंने अपने जीवन का उद्देश्य कैसे जीऊंगी, क्या करूंगी, ढूंढना शुरू किया, जिसमें मुझे 16 साल लगे। तो मेरे जीवन के 30 साल हो गए। तो मैंने हर धार्मिक स्थान पे, तीर्थों पे, जितने हमारे 4 धाम है, भारत के हमारे 4 धाम, हमारे गुरुद्वारे, हमारे मस्जिद, गिरजाघर, बहुत सारे मिशन, मैं सब में गई। हरिद्वार तकरीबन थोड़े थोड़े महीने के बाद जाती थी और मैं ढूंढती थी, लेकिन मुझे 2-3 बातें क्लियर थी। एक तो ये कि मुझे भारत में ही रह के सेवा करनी है, कुछ करना है। दूसरा, केवल इंसान का नजरिया था, धर्म जाति का नजरिया नहीं था। ये मुझे बहाई धर्म मिला। मैंने खोज के बाद बहाई धर्म पाया। शायद आपको पता होगा दिल्ली में लोटस टेम्पल है, तो उसी के वो बहाई लोगों ने बनाया। तो मैं बहाई धर्म की अनुयायी बनी और मेरे को क्लियर एक डायरेक्शन मिली लाइफ की। और फिर मैंने शुरू किया और उसके 5 साल बाद मुझे मैं बीच में बहुत सारी नौकरियां की, गवर्नमेंट के ऑफिस में, हाई कोर्ट में ट्रांसलेटर थी, एक कॉलेज में पंजाब में लेक्चरर थी। उसके बाद मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने एक रिसर्च वर्क के लिए रखा। तो धीरे धीरे मैं यूजीसी रिसर्च फेलो बन गई पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। लेकिन वो रिसर्च के दौरान मेरी अंदर की सर्च भी पूरी हो गई और मेरी जॉब थी, मैंने इस पे मतलब अपना काम तो कर रही थी, लेकिन रास्ता भी, मंजिल भी, आत्मा की मंजिल भी ढूंढ रही थी। बहुत सारी छोटी छोटी सेवाएं मैंने की। पहली सेवा मेरी उन लोगों के लिए थी जिनको ये विश्वास होना था कि ओपन हार्ट का मरीज बच सकता है। तो मुझे ओपीडी में जाके रोज बैठना पड़ता था, हार्ट की ओपीडी में, उसी हॉस्पिटल में। तो जब तक दूसरे केस नहीं हुए तब तक मेरी सेवा उनके लिए थी। उसके बाद मैंने वहाँ कुछ जो दृष्टिबाधित लोग थे, किसी की रीडर बनी जिसको पीएचडी कर रहे थे, एक की राइटर बनी, तो ब्लाइंड के साथ कुछ काम किया। उसके बाद कुछ फायर एक्सीडेंट हुआ, छोटे छोटे जो बाजार होते हैं, ठेला मार्केट जैसा, तो उसमें फिर मैंने मशीनें, लोगों को हेल्प करने का। तो मेरे अंदर मेरी मदर से भी एक प्रवृत्ति थी, ये एकदम उठ के खड़े होके कुछ हेल्प के लिए खड़े हो जाना, दौड़ना। तो वो सब छोटे छोटे काम में कर रही थी। लेकिन पूरे जीवन में मुझे क्या करना है, इसकी जो मुझे मिली बहुत प्रेरणा कि मैं ये नौकरियां और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में थैंक यू नहीं करूंगी ईश्वर को। मेरे को फुल टाइम ईश्वर का धन्यवाद करना है और कोई ऐसा काम करूं। तो उसके बाद मैंने, हमारी बहाईस की नेशनल असेंबली होती है, वहां तक ये खबर पहुंच गई कि एक ऐसी बहाई है जो ऐसा सोचती है। तो मैं उसी रिसर्च सेंटर की, जहां मैंने यूनिवर्सिटी के बाद ज्वाइन किया, वो रिसर्च सेंटर चंडीगढ़ में था और बहुत सारे
रिसर्च प्रोजेक्ट्स मैंने किए, इंडिविजुअली भी और टीम में भी। तो मैं इंदौर में सांप्रदायिक दंगे, हिंदू मुस्लिम दंगों का रिसर्च करने अपने ऑफिशियल टूर पर आई थी 1984 में। तो उसी में मैं संपर्क में आई। इंदौर का बहाई समुदाय, वहाँ जो जगह थी 6 एकड़ जमीन पड़ी थी, किसी ने डोनेट की हुई, और वहाँ वो शहर से बाहर था। तो मैं एक दिन गई तो उन्होंने मुझे कहा कि, मैंने कहा ये क्या है, इतनी सारी जगह, उबड़ खबड़ बहुत सारी अनअटेंडेड जगह। तो उन्होंने बोला, वी आर वेटिंग फॉर समबडी लाइक यू, वी विल डू वंडर्स, वी हैव टू स्टार्ट ए प्रोग्राम फॉर रूरल एंड ट्राइबल वुमेन। तो मैंने उनको प्रभु इच्छा कह के चले गई। जो हमारी पार्लियामेंट की, हमारी लोकसभा की स्पीकर मिसेस सुमित्रा महाजन रही हैं बहुत लंबा टाइम इंदौर से, एक प्रोफेसर वजदी है मैडम, और एक यहाँ के बहुत बड़े सामाजिक चिंतक थे जमींदार साहब। बहुत इन सबको मैंने इंटरव्यू किया था। इन सब ने कहा तुम इंदौर आ जाओ। मतलब केवल बहाई कॉलिंग नहीं थी, मतलब एक ईश्वर की योजना थी। तो मैं अपना प्रोजेक्ट जो रिसर्च करने आई थी करके वापस गई, और पहुंचने के बाद जल्दी ही मुझे कहा गया कि तुरंत तुम इंदौर आके काम शुरू करो। तो बिना दीवार के 6 एकड़ जमीन पर जीरो से काम शुरू किया मैंने। बर्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन, एक बहाई वोकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन, एक प्रोजेक्ट था साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का, छोटा सा 3 साल का प्रोजेक्ट था। पहला काम उससे शुरू हुआ और मैंने आके, आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट विद स्क्रैच। तो मैंने 19 दिन में बिना कुछ साधन के एक 10 बाई 10 के छोटे कमरे में, और टॉयलेट कहीं और किचन कहीं और, वहां आके रहकर मैंने बिना दीवार के मैकेनिकल एरिया में, बहुत खतरनाक एरिया था, वहाँ चोर उचक्के भी बहुत रहते थे, शहर से बाहर था, लेकिन मेरे साथ ईश्वर था। तो मैंने वहाँ पर आदिवासी लड़कियों का आवासीय प्रशिक्षण छोटे छोटे टाइम के शुरू किए, और उसके तुरंत बाद ही मैं कुछ महीनों में मैं आदिवासियों के बीच में गई, जाती रहती। उनको बुलाना, उनको यहाँ लाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था हमारे ऊपर। लेकिन अचानक वहां 302 गांव में एक नारू की बीमारी फैली, पानी से, गिनी वॉर्म कहते हैं उसको, एक पानी कंटेमिनेटेड पानी से, दूषित पानी से कीड़ा निकलता है घुटनों में से और पैरों में से। तो लाखों लोग उससे प्रभावित थे। तो मैंने वॉलंटियर किया कि मैं ये लोगों को सिखाऊंगी। मैंने ट्रेनिंग ली और लोगों को सिखाया, और 302 गांव नारू मुक्त हुए। पर्यावरण का सबसे पहला जो मेरे जीवन का एक अनुभव था, 302 गांव में रात रहना, उनके घर में रहना जहां टॉयलेट नहीं था, भीड़ लोगों के, जहां पर जो मुझे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन मैं उनकी दीदी हो गई। अब वो लड़कियों को मेरे यहाँ भेजने के लिए तैयार हो गए। मुझे अर्थ समिट में बुलाया गया ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर लेने के लिए 1992 में। वर्ल्ड का सबसे पहला अर्थ समिट था जहां एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई थी। तो मुझे मौका मिला, मैं वहां गई, और सारी चीजें ये मेरे दिमाग में, एक तरफ वो आदिवासी क्षेत्र जिसके जंगल खत्म हो गए और पर्यावरण की समस्याएं थी, और एक तरफ ये मैं सीख के आई कि पूरे विश्व का, मैं आपको बता रही, अभी जो कोविड कोरोना की बात हो रही है, अगर अर्थ समिट से हमने सीख लिया होता तो आज पूरा विश्व इस हालत में नहीं आता कि हमारा पर्यावरण बचाना है, हमें अपने सारे जितने भी नेचर है, पशु पक्षी हैं, इनको बचाना। तो वहां पर ये बात हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ये बैकग्राउंड आपको बताना बहुत जरूरी है कि वहां पर जो डेफिनेशन मैंने पढ़ी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, ये लिखा हुआ था इससे पहले, मेरे से पहले, हम नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करें ध्यान से कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे रहें। 92 में वहां आने के बाद और आदिवासी गांवों की स्थिति देखने के बाद, पानी भी नहीं था, पानी
दूषित था, लोगों को ऐसी बीमारी थी भयंकर। लेकिन मैंने फिर ये क्वेश्चन पूछना, क्या आज हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं जितने हमें चाहिए? नहीं। 92 से हमारे पास पानी नहीं था जितना हमें चाहिए। उन्हीं दिनों से गंगा मैली हो चुकी थी। मतलब ये हमारी नदियां प्रदूषित हो चुकी, हमारा आकाश प्रदूषित हो चुका, हमारी जमीन में हमने केमिकल इतने डाले, कैंसर शुरू हो गई थी लोगों को होना पंजाब में। तो इधर मध्य प्रदेश के आदिवासी एरिया में जंगल के जंगल खत्म हो गए, लोग एक दूसरे पे क्राइम करने लगे, मारने लगे। महिलाएं सारी कहां से लकड़ी बीनने जाती और खाना धुएं में बनाती, और मुझे बहुत दुख था कि ये धुएं में खाना बनाती हैं। तो मुझे लगा कि कुकिंग इन स्मोकी किचन इज अ वायलेंस अगेंस्ट विमेन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगी, ये मैंने फिर जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया तो मैं इस संकल्प के साथ आई कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो है। मैंने इसको रीडिफाइन किया 2 भारत की पंक्तियों के साथ, विश्व का कल्याण। आपको याद होगा मंदिर में जाते थे तो पंडित जी बोलते थे विश्व का, हम लोग बोलते थे कल्याण हो, हाथ खड़ा करते थे। फिर पूछते थे प्राणियों में, तो हम कहते थे सद्भावना हो। वो शब्द मेरे जीवन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन बने। मतलब जब प्राणियों से हम सद्भावना का रिश्ता रखेंगे, समस्त प्राणियों से, हो नहीं, हो का मतलब तो हाथ खड़े कर दिए लेकिन हाथ हिलाए नहीं, कुछ किया नहीं, खाली विश्व का कल्याण हो, अपने आप थोड़ी हो जाएगा। तो मेरी ये डेफिनेशन बनी कि वी हैव टू थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। जहां भी कोई है उसे वहां पर ऐसा काम करना है कि हम सद्भावना से रहे, इंसानों के साथ, पशु पक्षी के साथ, पेड़ पौधों के साथ, धरती माँ के साथ, आकाश, सब जगह हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो, सस्टेनेबल लिविंग, हम ऐसा जिए कि हम किसी को हार्म नहीं करें और सबके साथ हमारा रिश्ता। सो सस्टेनिंग रिलेशंस, वो करते करते मैंने अपना काम भी करना शुरू किया, और करते करते वो लड़कियां आने लगी, उनकी ट्रेनिंग देने लगे। तो लौट कर मैंने पहला काम ये किया कि हम लोग अपने कैंपस को ऐसा डेवलप करेंगे जो वो ऐसा होगा जहां पर कुछ भी पर्यावरण का हनन नहीं होगा, जहां केवल पर्यावरण का संरक्षण होगा, और जो भी यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं वो सब जाकर अपने अपने गांव में पर्यावरण संरक्षक बनेंगे। तो अब ये जो स्टूडेंट्स, जो इंडस्ट्री के लोग हमें सुनेंगे, इस वीडियो को सुन रहे हैं या सुनेंगे, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? बर्ली जो नाम है, बर्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट, बर्ली एक आदिवासी नाम है, लड़कियों के नाम होते थे। मैंने पूछा बर्ली शब्द का मतलब क्या है? बोले जो आदिवासी घर का जो छत है उसके बीच में एक बल्लियां वो होती है जो साइड में सपोर्ट करती हैं, बर्ली सेंट्रल पिलर है। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट बनाया कि महिला समाज की बर्ली है, महिला दुनिया की बर्ली है, महिला परिवार की बर्ली है, आप उसको हटा दीजिए सब कुछ गिर जाएगा। तो जब तक महिला पुरुष मिलकर बराबरी से पक्षी की तरह, बहाई लेखों में लिखा है एक पक्षी है मानवता, दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो वो लड़कियां जो निरक्षर थी इस उम्र में, उनको, लड़कों को पढ़ने देते थे, लड़कियों को नहीं पढ़ने देते थे। तो ये नाम भी ऐसा दिया लेकिन काम भी ऐसा किया। उसके बाद 3 साल के बाद मेरे हस्बैंड जिमी मगिलिगन नॉर्दर्न आयरलैंड से, एक ब्रिटिश सिटीजन, बहाई इंडिया आए। लोटस टेम्पल की शुरुआत के टाइम पे 86 में हमारी मुलाकात हुई। हम दोनों ने अपनी शादी का विचार अपने माता पिता के सामने रखा।
उसके बाद हमारी बड़ी सम्मान के साथ हमारे दोनों पक्षों ने आशीर्वाद के बाद हमारी शादी। उसके बाद जिमी मेरे साथ रहने लगे। उनका पूरा नाम जेम्स आर मगिलिगन है, जिनकी अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको क्वीन एलिजाबेथ ने ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया था यहाँ की सेवाओं के लिए। वो आदिवासी एरिया में और उस कैंपस को उन्होंने टोटल सोलर एनर्जी से, सोलर किचन से खाना बनेगा, पहला सोलर किचन बनाया। 900 किलो लकड़ी हर महीने बचाना और 9 गैस सिलेंडर बचाना और बिजली उस पे, पानी रिसाइकल करना, कचरा नहीं करना, जीरो वेस्ट कैंपस, उगा के अपना खाना, ऑर्गेनिक खाना। तो ये कचरा यानी कंघी का बाल भी आप नहीं फेंकेंगे, उससे बाटिक प्रिंटिंग का, वैक्सिंग का ब्रश बनाते थे जो बाजार में 50 रुपए का आता था, घोड़े के बालों का बना हुआ। बाल भी नहीं फेंकना कचरे में, कचरा नहीं करना। वेस्ट मैनेजमेंट को नहीं मानते हम लोग, कचरा नहीं करना। जो भी हम काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री वाले हैं जो भी कर रहे हैं, आपको बताऊंगी उसके बाद यहाँ कैसे सीखते हैं मेरे पास लोग जो इंडस्ट्री में जा रहे हैं और किस तरह काम कर रहे हैं वो। ये दोनों ने, हमने मिलकर उस कैंपस को बनाया। वहां 26 साल में 6000 लड़कियां 500 गांव में जाकर एम्पावर्ड लड़कियां बनी जो निरक्षर आई थी, और वो नेशनल ओपन स्कूल के एग्जाम पास करके डिग्री साथ में सर्टिफिकेट लेके जाती। और बहुत सारी लड़कियां फिर सोलर कुकर हमने प्रमोट किए तो वो सोलर कुकर लेके जाती, और सोलर कुकर से उनका जीवन बदल गया। उन्होंने कहा, अरे खाना बनाते जो चूल्हे में फूंक मार के जान निकलती थी, बच गए। और इसमें ना माचिस लगती है ना लाइटर लगता है, धूप की तरफ करो खाना बन जाता है। उन्होंने बताया कि लकड़ी लेने जाते थे, बलात्कार होते थे, सुरक्षा नहीं थी, सुरक्षा मिल गई। उन्होंने सोलर कुकर से खाना तो बनाते थे अपना, लेकिन उन्होंने अपना रोजगार शुरू कर दिया। किसी ने चाय, किसी ने नमकीन, मिठाई बना के बेचना अपने बाजार। तो सोलर कुकर, पैराबोलिक सोलर कुकर उनके जीवन का एक आधार बन गए, उनकी इज्जत बढ़ गई और आदमी औरत दोनों उसमें काम करने लगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम पर्यावरण को बचाएं, वो एक बात है, लेकिन पर्यावरण को आगे बढ़ाएं, उसका संरक्षण करते रहें। पेड़ लगाने हैं, तालाब बनाने हैं, पानी कंजर्व करना है, ये सब काम। उसके बाद हम लोगों ने 500 कुकर वहां से रहते हुए गए और आज तक यहाँ हम दोनों ने तय किया। बीच में 2007 में मुझे कैंसर हुआ, मेरी 4 सर्जरीज हुई और मेरे मन में ये बैठ गया कि मुझे, हम दोनों को किसी को यहाँ तैयार करके छोड़ देना चाहिए ताकि इंस्टीट्यूट सस्टेनेबल रहे और हमेशा चलता रहे। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब इंडिविजुअल सस्टेनेबल बने, परिवार बने, संस्था सस्टेनेबल रहे, संसार सस्टेनेबल रहे। तो हम हमारी सिल्वर जुबली थी संस्था की, एक यंग कपल को ले आए और उनको ट्रेन किया, उनको हैंड ओवर कर रहे थे। और साथ में हमने ये तय किया कि हम गांव में, भारत के गांव में ही रहकर जो वहां सीखा है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ जो मैं बैठी हूँ आपके सामने सनावदिया में, ये घर मेरे हस्बैंड ने बनाया और वहां से हम रिटायर होने वाले थे। जब ये घर पूरा बना लिया, इस घर को बनाने से पहले उन्होंने यहाँ पड़ोस में 50 आदिवासी परिवारों की बस्ती में उन्होंने एक सोलर और विंड पावर से 19 स्ट्रीट लाइट का पावर स्टेशन बनाया और वो तो चले गए। अप्रैल 21, 2011 में वो चले गए। मैं यहाँ आ गई। मेरी एक स्टूडेंट, वहां की ट्रेनिंग, उसके हस्बैंड, उन्होंने कहा हम तो आपके साथ ही जाएंगे, रिजाइन करके आ गए। तो वो पति पत्नी, छोटे बच्चे थे, तो हमने आके उनको भी बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया बच्चों को भी, और वो पति पत्नी दोनों समर्पित। और आकर मैंने ये पहाड़ी पे कुछ भी एक पेड़ पौधा भी नहीं था, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए, खाने का इंतजाम किया और अपनी सस्टेनेबिलिटी, हमें बाजार से कुछ लाके नहीं खाना पड़े। हम यहाँ पर सिर्फ नमक, तेल, शक्कर, चाय पत्ती बाजार से लाते हैं
और सब अपना उगा के खाते हैं, अभी फुली सेल्फ सस्टेन्ड है। तो एक ये हमारा मॉडल था, पहले हमारा मॉडल शुरू हुआ और साथ के साथ लोगों को मेरा घर चंडीगढ़ में भी था, मेरा घर उत्तरी आयरलैंड में भी था। वी हैड आवर ओन प्लेसेस टू गो बट वी डिसाइडेड टू सर्व इंडिया। भारत में ही रहना है क्योंकि यहाँ बहुत जरूरत थी। और कई बार लोग मुझे मजाक करते थे, एक आपके जैसे किसी मीडिया पर्सन ने कहा, आप कितना उल्टी यात्रा है पलटा दीदी आपकी। लोग गांव से निकलते हैं, कस्बे में जाते हैं, कस्बे से बड़े शहर में, फिर बड़े शहर में, फिर यूके जाते हैं। आप खुद तो उजड़ी, जीजा जी को भी उजाड़ा है। तो मैं कहती हूँ कि भारत माँ के लिए, अगर भारत माँ को सस्टेनेबल बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, हमें खुद आत्मनिर्भर, अपना गांव आत्मनिर्भर। अभी केवल आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, भारत आत्मनिर्भर तब बनेगा जब भारत के गांव आत्मनिर्भर होंगे। यहाँ नेचुरल, अभी कोरोना ने क्या बताया है कि खाना हेल्दी, इम्यून सिस्टम। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो है जो हमारा फिजिकल, हमारा इकोनॉमिक, हमारा सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, इम्यून सिस्टम मजबूत करे, कुछ गिरा नहीं पाए हमें। तो वो मुझे भी कोरोना हुआ, लेकिन ज्यादा वो मेरे पे हमला नहीं कर पाया। मैं वैक्सीनेशन कराने गई, कहीं से हुआ, लेकिन बात को वही ले जाती हूँ कि यहाँ आके मैंने, आते से ही मैंने जैसे जैसे यहाँ डेवलपमेंट हुआ, साथ में अपने काम का नाम दे दिया जिमी मगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका कोई फंड्स किसी से नहीं लेती हूँ, वो केवल मेरी सेवा का नाम है और उनको समर्पित है मेरा काम, क्योंकि हम दोनों ने, उन्होंने मेरे लिए त्याग किया, अपना देश, अपना घर पार परिवार छोड़कर, वहां का उनके जो भाई बहन सब थे, अपना बिजनेस बहुत बड़ा छोड़ के, बिल्कुल कम, मतलब हमारा केवल नॉमिनल एक्सपेंसेस के ऊपर हम लोगों ने नौकरी की, डायरेक्टर और मैनेजर की, और हम दोनों ने तय किया कि हम भारत की सेवा करेंगे। और फिर 86,000 लोगों को मैं यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिखा चुकी हूँ, और मेरे पास 36 कंट्रीज के लोग और इंडिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के लोग, इंजीनियरिंग वाले, आईआईटी के बच्चे, इंजीनियरिंग के बच्चे, खेती वाले बच्चे, एमकॉम वाले बच्चे, सोशियोलॉजी वाले, हिस्ट्री वाले इंटर्नशिप करते हैं मेरे से, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सीखते हैं। तो आज इंदौर को स्वच्छतम शहर बनाने के लिए स्वाहा कंपनी बनाई आईआईटी के बच्चों ने मेरे से प्रोत्साहित होकर। वो गीला कचरा उठाते हैं होटल से, खाद बना के दे देते हैं, गार्डन वेस्ट को रीजनरेट, वेस्ट को उन्होंने ये किया है। इसी तरह एक लड़का है, उसने सोलर ड्रायर मेरे से बनाना सीखा, जो कि जिमी पायनियर से पहली बार उन्होंने बनाया। वो ड्रायर से किसान आत्महत्या करते थे भारत में, उन्होंने जिमी ने ये बनाया कि आप टमाटर, जब आपको 5 रुपए भी नहीं मिलते बाजार में, आप उनको सुखा लीजिए, ड्राई फ्रूट होता ना, ड्रायर में अंगूर डालते हैं और वो किशमिश बन जाता है। और ये चीजों की वैल्यू 5 रुपए की वैल्यू 50 रुपए हो जाती। तो वो लड़का पूरे इंडिया में अभी सस्टेनेबल फूड पे काम कर रहा है, इंडस्ट्री है। तो हमें ऐसी इंडस्ट्री बनानी होगी जो हमारे देश की अपनी देशी चीजों को, और हमारा इम्यून सिस्टम बनाए, हमें आत्मनिर्भर बनाए। हमें ये बाजार और बड़े माल्स और इसके ऊपर नहीं रहना है। और इंडस्ट्री जो भी है, पोल्यूशन के बिना इंडस्ट्री रखना होगी। और अभी ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने एयर प्योरीफायर बनाया, वो अभी, हाँ, तो इस तरह के और लड़के हैं जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, जिन्होंने गांव में घानी कोल्ड प्रेस सिस्टम से ऑयल बनाने शुरू किए हैं। तो यहाँ गाय पालन, ऑर्गेनिक खेती, हमने एक जैविक सेतु बनाया जहाँ सारे ऑर्गेनिक किसान आके अपनी चीजें बेचते हैं और उनको बहुत अच्छा मोल मिलता है। तो मतलब इस तरह समाज के साथ मिलकर, मेरा कोई उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद नौकरी पेंशन नहीं है,
हम दोनों ने तय किया कि हम अपने बच्चे पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत बच्चे थे पहले से, और अभी तो और भी पता नहीं कितने हैं। और हमें खुशी है कि हम मैडम और सर नहीं थे, डायरेक्टर और मैनेजर पेपर पर थे, हम दीदी और जीजाजी थे। और आज कोई बच्चा ऐसा है जो सोलर कुकर्स का ही प्रमोट कर रहा है, कोई सोलर किचन बना के दे रहे हैं, तो कोई सारे गोबर से क्या क्या बना रहे हैं, धूप बना रहे हैं, गाय के गोमूत्र को कैसे, गोमूत्र से हम लोग फिनाइल बनाते हैं। और मैं साल भर होली के रंग बनाना सिखाती हूँ नेचुरल कलर से, सोलर कुकिंग सिखाती हूँ, देसी चीजें बनाना सिखाती हूँ। और आगे जीवन में कौन कौन से काम हैं जो हमारा प्रदूषण करते हैं, हमें कैसे नहीं करने। प्लास्टिक फ्री लाइफ, मैं इंदौर की 5 साल से ब्रांड एम्बेसडर हूँ स्वच्छतम शहर बनाने में। प्लास्टिक के बिना जीरो वेस्ट। मैं मेरे हाथ में एक रुमाल रखती हूँ, एक स्टील की बोतल रखती हूँ, थैले में एक ग्लास अपना साथ में रखती हूँ। लोगों को अभी लाखों लोगों ने वर्चुअली सीखा है कि कैसे वो प्लास्टिक मुक्त जीरो वेस्ट जीवन। मेरे जीवन में कचरा दान नहीं है, आप मेरे जीवन में जीरो वेस्ट लाइफ देख सकते हैं। सोलर कुकर्स, मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बन के उन्होंने कहा एलपीजी की सब्सिडी छोड़ दे जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। मैंने सबसे बोला ये लो एलपीजी मैंने दे दी उनको सब्सिडी, क्योंकि मेरे पास सोलर कुकर्स हैं 13 प्रकार के, एक सोलर किचन है। मैं अपना सारा खाना साल भर में 300 दिन धूप से बनाती हूँ, और बाद में न्यूज़पेपर से और ओल्ड पेपर से एक ब्रिकेट बनाते हैं, बरसात में उससे खाना बनाते हैं। लेकिन इमरजेंसी में गैस यूज करते हैं। मेरा गैस सिलेंडर 2 साल 5 महीने में बदलता है। तो सस्टेनेबल पहले मैं हूँ। ये सब करना सिखाते हैं अपने सेंटर में। किसी को अगर अपनी इंडस्ट्री के लिए सीखना है कि क्या करें, तो वो कैसे अप्लाई करें आपके पास आने के लिए? ऐसे मेरा तो इंटरनेट पे है, गूगल पे, यूट्यूब पे मेरी सैकड़ों फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज पड़ी है, गूगल पे रिसर्च पेपर पढ़े हैं, मेरा विकिपीडिया पेज बनाया हुआ है विकिपीडिया ने, तो ईमेल है। तो बहुत लोग आते हैं और लगातार, अभी ये कोविड काल 12 मार्च 2020 से यहाँ आना जाना बंद किया है, लेकिन वर्चुअली फिर भी कंटिन्यूस चल रहा है, वर्चुअली डेली बेसिस पे चल रहा है। जो बच्चे इंडस्ट्री के लिए पढ़ रहे हैं, आईआईटी में, आईआईएम में मैनेजमेंट वाले पढ़, उनको सस्टेनेबल मैनेजमेंट भी सिखाती हूँ, सर्टिफिकेट देती हूँ। मेरे सर्टिफिकेट से उनको फॉरेन जाने में, उनको अच्छी पोजीशन मिलने में हेल्प मिलती है। बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो डॉक्टर भी बने हैं, एनवायरमेंटलिस्ट भी बने हैं। और मेरा काम सिर्फ यही है जो मुझे आता है, वो सिखाना ही मेरा ईश्वर को धन्यवाद है, क्योंकि वो सस्टेन होता रहे सारी लर्निंग। मेरा अनुभव मरे नहीं, मेरा अनुभव बढ़े। अभी ऐसे बच्चे हैं जिनकी मैं सोलर नानी हूँ। हर बार मैं मेरे जन्मदिन पे जितने साल की होती हूँ उतने पेड़ लगाते हैं, रक्षाबंधन पे केवल पेड़ लगाती हूँ। तो ऐसा एक ये पहाड़ी हरी करेंगे, तो खुद नहीं करती हूँ, केवल एक लोगों से प्रेम इतना बढ़ गया है कि लोग चल देते हैं और कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं कि खुद जा के कोई एक्टिविस्ट नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि मेरे जीवन में मैं आंदोलन नहीं करती हूँ, मैं सरकार विरोधी नहीं हूँ, मैं व्यक्ति विरोधी नहीं हूँ, मैं टकराव नहीं करती हूँ किसी से। रिलेशन सस्टेन करना, समाज से, लोगों से, इंसानियत से जो बात करना है, प्रेम से, सहजता से करनी है। जब राय लेते हैं तो देती है, बिन मांगी राय नहीं देती हूँ। लोग मुझे मेंटर कहते हैं, पर मेंटर को भी एडवाइस जब मांगे तो देती हूँ। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मेरा जीवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कारण आज मैं दुनिया में 73 ईयर तक मैं अपने जीवन का हर पल जीती हूँ ईश्वर के धन्यवाद के लिए, और मैं बहुत आनंदित रहती हूँ।
और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ, मेरे पति ऐसे थे। मुझे लगता है कि ये सारी जो इंडस्ट्री और ये जो भी पूरा कोविड काल है, इसमें हमें समझ आया है कि हमारा जितने रिश्ते मजबूत होंगे, पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होना दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। दुनिया को सस्टेन करने के लिए सस्टेनेबल इंसान होंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। अगर सरकार को पैसा हमारे अकाउंट में डालना पड़ता है, आधे से ज्यादा लोग भिखारी की तरह वेट कर रहे हैं कि हमारे फंड में पैसा है, तो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? तो हमारी आत्मा भी निर्भर हो जाए, आत्मविश्वास बने, और हमारी शान, स्वाभिमान, हर इंसान का स्वाभिमान बना रहे। सस्टेनेबल इंसान एक दाता और भिखारी बनेगा, और एक डोनर और एक लेगा, और एक ऐसा फोटो खिंचा लेंगे, दया दिखाएंगे, ऐसा नहीं। सस्टेनेबल जिसका है, जो खड़ा है, उठ नहीं सकता, उसका हाथ पकड़ो और उसको साथ में ले और उसको हिम्मत दो कि वो आगे चले। सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन करना, एम्पावर करना लोगों को। एम्पावरमेंट फिजिकल है, महिलाओं की एम्पावरमेंट मेरे जीवन में, पुरुषों की भी बहुत हुई है। सबसे बड़ी बात कि अपने जीवन के निर्णय खुद ले सकते। तो मुझे लगता है हमारा रिलेशन सस्टेनेबल, फंडामेंटल बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन मेकिंग सस्टेनेबल चॉइसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप हर काम करने से पहले सोचिए कि ये अब मास्क लगाना है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मास्क पहनना अभी जरूरी है, डिस्टेंस रखना सस्टेनेबल, अगर हमें जीना है, दूसरों को जिंदा रहने देना सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो हमारे कर्तव्य क्या है, हमें पालन करना है। सब धर्मों ने कर्म करना सिखाया है, और मैं यही कहती हूँ कि कर्म ही है जो इंसान को, मैं कर्म को ही मानती हूँ सब कुछ। अभी क्या मदद मिल सकती है सरकार से अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने फैक्ट्री में सोलर एनर्जी से अपना वो लगाना है प्लांट, तो उसके लिए सरकार कुछ मदद देती है? बिल्कुल ऐसा है। सोलर एनर्जी इस टाइम पर, अभी कुकर पे इतना सरकार को ध्यान नहीं है, लेकिन सब्सिडीज हैं, सब्सिडी दे रखी है सरकार ने अभी सोलर पैनल के लिए, बिजली के लिए। लेकिन सरकार की दिक्कत यह है कि सरकार केवल बड़े से बड़े लोगों को ही देती है, छोटे से छोटे और बीच के और मध्यम वर्गीय लोगों को वो चीजें कम मिलती हैं। जो देंगे तो वो बहुत बड़े को, जिसकी पहुंच जितनी बड़ी है उतना बड़ा उसको सब मिलता है। अभी न्याय नहीं हो रहा, न्याय नहीं होगा जब तक न्याय नहीं होगा। और लोग खुद, मैं तो कहती हूँ कि जब हम बंगला बनाते हैं 25 लाख का, तो 25,000 का सोलर वाटर हीटर क्यों नहीं लगा सकते? जब एक रात में पार्टी होटल में जाके करते हैं, एक सोलर कुकर केवल 10,000 रुपए का आता है। 10,000 तो ऐसे 1 मिनट में खत्म कर देते हैं हम लोग। तो ये सिर्फ ये सोचना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोई बाहर से देगा तो करेंगे, जब जीवन में ब्याह शादी के इतने बड़े बड़े शो करते हो आप लोग, तब मांगते हो किसी से सब्सिडी? इंडस्ट्रियलिस्ट ज्यादा जरूरत तो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट को, और सबसे पहले इस बात की जरूरत है कि रूरल इंडस्ट्री, लैंड बेस्ड रूरल पॉपुलेशन, अभी भी कोविड से कोई बचा है तो गांव बचे, तो गांव वालों के हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी लोगों को ये ट्रेनिंग और सरकार के किसी प्रोग्राम में लिंक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट अलग है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17, मोदी जी साइन करके आए हैं 2030 में 17 गोल पूरे करेंगे। क्लीन एनर्जी मिलेगी, क्लीन पानी मिलेगा, भूख खत्म हो जाएगी, महिलाओं को बराबरी मिल जाएगी। लेकिन जो पॉलिसी है और जो एक्शंस है उसमें बहुत बड़ा गैप है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है। ये इंसान को
केवल इंसान के पास पावर है विवेक की और आत्मा की कि वो सोचे मैं दुनिया में क्या करने आया हूँ। दुनिया को गंदा करने आए हैं, कचरा करने आए हैं, जमीन को जहरीला बनाना आए हैं क्या? हमें क्या खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए जो खा रहे, क्या पहनना चाहिए, सब चीज के अंदर हमारा लाइफस्टाइल और हमारी जरूरत क्या है और हमें हेल्दी कैसे रहना है। और हेल्दी रहेंगे तो खुश रहेंगे। तो मेरे जीवन में सिर्फ एक ही बात मैंने सीखी है बार 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 बार, जितने हादसे मेरे साथ हुए हैं, एक्सीडेंट हुआ, हस्बैंड की डेथ हो गई, अभी कोरोना भी हुआ, एक ही बात सामने आई, हमारे पास ये चॉइस नहीं है कि मरेंगे कैसे, लेकिन इतनी चॉइस है कि हमें जीना कैसे। सस्टेनेबल चॉइसेस फॉर सस्टेनेबल लिविंग, टू बी हैप्पी, स्प्रेड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच मैम। इसी बात के साथ हम अपना सेशन आज एंड करते हैं। ये बहुत बड़ी बात आपने जो कही कि जीना कैसे है ये हमारे हाथ में है। तो आई होप हमारे व्यूअर्स जो हैं वो इस बात को लेके आगे बढ़ेंगे और आपकी संस्था के साथ जुड़कर जितना काम कर सकें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वो कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए और हमारे साथ समय लगाने के लिए। थैंक यू। नमस्कार।